Hello, dear students. This is Dr. Mukeed Gul. Welcome to Mukeed Sir's Academy. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन पॉलिटी का, दैट इज सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और borrowed nature of Indian Constitution. But before starting a video, please subscribe my channel. तो जब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट मीन्स कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसका वजूद कहां से आ रहा है, यानी कि जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स है, इंडिया ने इन फीचर्स को किस किस मुल्क से बारो किया है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो फीचर्स है, इसने ये फीचर्स अडॉप्ट किए हैं वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सा फीचर इसने बारो किया है, अडॉप्ट किया है, इस टॉपिक में, इस कंसेप्ट में वही हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, लेट मी स्लाइडली कम ऑन द फर्स्ट लाइन। द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन लोगों ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जो फ्रेमर्स है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के, हैज बोरोड और वी कैन से अडॉप्टेड, उन्होंने बारो किया है, उधार लिया है, या हम कह सकते हैं अडॉप्ट किए हैं कुछ फीचर्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम मेनी कंट्रीज, बहुत सारे मुल्कों से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, जब भी हम सोर्सेज की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में कब आया। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है फाइनली ये अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 एंड इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेट दैट यू हैव टू रिमेंबर। 26 नवंबर 1948 में क्या हो रहा है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये अडॉप्ट हो रहा है। तो 26 जनवरी 1950 में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लागू हुआ है, फोर्स में आया है, एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। तो जब हम 1950 की बात करते हैं, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, दैट टाइम, उस टाइम टोटल के टोटल जो आर्टिकल्स थे, जो कानून थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सिर्फ 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो अबाउट 470 आर्टिकल्स है। तो पार्ट्स उस टाइम 22 थे जिस टाइम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 1950 में। तो आज 2022 में 25 पार्ट्स है, यानी कि 3 पार्ट्स ऐड हुए हैं और 12 स्केड्यूल्स है। तो 1950 में 8 स्केड्यूल्स थे और आज की बात करेंगे, आज 12 स्केड्यूल्स है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो स्केड्यूल्स ऐड हुए, पार्ट्स ऐड हुए, या जो आर्टिकल्स ऐड हुए, ये कैसे ऐड हुए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में? एक प्रोसेस से, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं अमेंडमेंट। तो टोटल के टोटल जो अमेंडमेंट्स हुए हैं 2022 तक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है 105 अमेंडमेंट्स। सो दिस इंफॉर्मेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड you have to remember all these points. These points will help you in every competitive exam. Okay, let us discuss the sources of constitution now. अगर आप बात करेंगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वजूद कहां से आ रहा है, इसमें जो फीचर्स है, जो इसमें फीचर्स लिखे गए हैं, इंडिया ने इन फीचर्स को बारो किया है, अडॉप्ट किया है वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से। किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से इसने बारो किया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने हाईलाइट करके रखे हैं। तो पहले नंबर पे आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि इंग्लैंड से इंडिया के फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, जो उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिसमें इंपॉर्टेंट था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उन्होंने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से, या हम कह सकते हैं इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन कौन सा फ्यूचर अडॉप्ट किया है? रूल ऑफ लॉ उन्होंने अडॉप्ट किया है। रूल ऑफ लॉ जो कि आर्टिकल नंबर 14 में है,
जब हम आर्टिकल नंबर 14 की बात करते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट्स है, एक है रूल ऑफ लॉ और है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है हर कोई इंसान कानून के नजरों के सामने बराबर है। तो ये कंसेप्ट जो है ये इन्होंने बारो किया है, अडॉप्ट किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो आर्टिकल नंबर 14 में दूसरा पॉइंट है दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है अंडर आर्टिकल 14। तो वो वाला फ्यूचर इन्होंने यूएसए से बारो किया है। तो जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 14 में टू कॉन्सेप्ट्स है, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ वाज borrowed from the Britain Constitution and equal protection of law was borrowed from US Constitution। और क्या उधार लाया है और क्या अडॉप्ट किया है इंडिया ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से? सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट। पहले नंबर पे रूल ऑफ लॉ, दूसरे नंबर पे सिंगल सिटीजनशिप, तीसरे नंबर पे कैबिनेट सिस्टम, चौथे नंबर पे यानी कि फोर्थ फीचर जो इन्होंने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया दैट इज प्रीरोगेटिव रिट्स। और एक फीचर उन्होंने वहां से उधार लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड बाइकेमरलिज्म। सो दीज आर द 6 फीचर्स दैट द फ्रेमवर्क्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि जो भी इंडिया के प्रोविंसेस है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे JNK की, अगर हम बात करेंगे पंजाब की, तो जो लोग इंडिया में रहते हैं इनको सिंगल सिटीजनशिप है, दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। कैबिनेट सिस्टम है यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है, पार्लियामेंट में 2 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो सबसे इंटेलिजेंट मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो ये कैबिनेट सिस्टम भी उन्होंने लाया कहां से? ब्रिटेन से। रिट पावर्स, रिट पावर जो कि सुप्रीम कोर्ट को है अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट को है अंडर आर्टिकल 226। 5 टाइप के रिट्स है, जैसे अगर हम बात करेंगे हीबस कॉर्पस, फर्स्ट रिट, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सेर्शरी, कोवारंटो। तो ये 5 रिट्स है। तो ये रिट कंसेप्ट भी इन्होंने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे स्टेट का हेड इलेक्टेड होता है, उस गवर्नमेंट को हम कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे लोगों को राइट टू वोट दिया जाता है। एंड बाइकेमरलिज्म, और इन्होंने और एक कंसेप्ट वहां से लाया। बाइकेमरलिज्म का मतलब है पार्लियामेंट के बाई 2 हाउसेज है, केमरल हाउसेज है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इंडिया पार्लियामेंट की बात करेंगे, तो इसमें भी 2 हाउसेज है, लोकसभा है, राज्यसभा है। सो दीज आर द 6 फीचर्स दैट द फ्रेमवर्क्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करने जा रहे हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रेमवर्क्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, उन्होंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सा फीचर बारो किया है या अडॉप्ट किया है? फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में लिखे गए हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक। ये फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट इन्होंने यानी कि फ्रेमवर्क्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है या हाई कोर्ट के जजेस है, दे शुड बी इम्पार्शियल। दे शुड बी इम्पार्शियल का मतलब है कि तुम वो काम नहीं करने चाहिए प्रेशर के अंडर, किसी मिनिस्ट्री के अंडर, तो उनको किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए वो डिसीजन में। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कंसेप्ट भी उन्होंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया। जुडिशियल रिव्यू पावर कंसेप्ट जो कि आर्टिकल 13 में है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब है अगर इंडिया के लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया दैट विल वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और द राइट्स ऑफ द पीपल, उस टाइम कोर्ट्स को एक पावर है जुडिशियल रिव्यू पावर, ये कोर्ट्स के पास पावर है, वो उस पावर के जरिए जो लॉ वायलेट करेगा राइट्स या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस लॉ को वो डिक्लेयर कर सकते हैं इनवैलिड जुडिशियल रिव्यू पावर से। दिस इज ए कंसेप्ट दैट्स मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या लाया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से? इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट का मतलब है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से निकाल सकते हैं। तो ये इंपीचमेंट का कंसेप्ट भी इन्होंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट,
वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, रिमूवल ऑफ जजेस, हाउ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड, कौन सी प्रोसेस, किस प्रोसेस के जरिए उनको निकाला जाएगा। तो वो प्रोसेस भी उन्होंने, यानी कि फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट था 1935 का एक्ट, 1950 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो इंडिया में लॉ चल रहा था दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, जो पास हुआ था 1935 में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आज हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन का हाफ से ज्यादा पोर्शन इंडिया के जो इन्होंने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हाफ से ज्यादा पोर्शन कॉपी किया है। कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आज हम पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। तो चलो देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन सा फीचर अडॉप्ट किया है। फेडरल स्कीम का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ऑफिस ऑफ गवर्नर का ऑफिस इन्होंने बारो किया है वहां से, कि गवर्नर होना चाहिए एक स्टेट में। इमरजेंसी प्रोविजन जो कि आर्टिकल 352 से लेकर 352 से लेकर 360 तक है। अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये इमरजेंसी का कंसेप्ट भी इन्होंने अडॉप्ट किया है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से। और पब्लिक सर्विस कमीशन। पॉइंट नंबर 4, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड की जब हम बात करते हैं, तो आयरलैंड से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन सा फीचर अडॉप्ट किया है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये वो गाइडलाइंस है, ये वो गाइडलाइंस है जब भी स्टेट कोई लॉ बनाती है या कोई पॉलिसी बनाती है तो पहले उसको, यानी कि स्टेट को ये गाइडलाइंस देखने पड़ते हैं। दीज आर द डायरेक्शंस, इनको कहते ही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये स्टेट जब कोई भी पॉलिसी बनाती है तो पहले उसको इन डायरेक्शंस पे फोकस करना पड़ता है। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो 250 मेंबर्स टोटल है। तो 250 में से 238 जो मेंबर्स है राज्यसभा में वो इलेक्टेड है, और जो 12 मेंबर्स है वो नॉमिनेटेड है। उनको नॉमिनेट करने वाला प्रेसिडेंट है ऑन द बेस ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस। तो ये नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा का कंसेप्ट भी उन्होंने कहां से लाया? ये इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि कैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा, तो मेथड ऑफ इलेक्शन क्या होना चाहिए प्रेसिडेंट का, तो इस मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को भी उन्होंने बारो किया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, यानी कि जो फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, इन्होंने कौन कौन सा फीचर अडॉप्ट किया है। तो पहले नंबर पे आता है फेडरल सिस्टम विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। जैसे कि हम 1935 एक्ट की बात करते हैं तो वहां से भी फेडरल स्कीम को लाया। तो वहां पे फेडरल स्कीम का मतलब ओनली द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। यहां पे जब हम कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहां से इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर लाया, मगर फेडरल स्ट्रक्चर में जब पावर को डिवाइड किया गया तो ज्यादा पावर दे गई सेंटर को, और एक कंसेप्ट लाया रेजिडुअरी पावर्स। ये वो पावर है जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट में गवर्नर होता है उसको अपॉइंट करने वाला है दैट इज सेंटर, नॉट द स्टेट। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143, और एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब है 143 आर्टिकल के अंडर है ये कि प्रेसिडेंट कभी भी एडवाइस दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को किसी मैटर में। आफ्टर दैट कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस एडवाइस को माने या ना माने। उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन सा फीचर बारो किया है। तो जब हम बात करते हैं बारो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक बैग की तरह है, जिस बैग में बुक्स भरे हैं और वो बुक्स हमने डिफरेंट बुक सेलर से लिए हैं। उसी तरह ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बैग की तरह है जिसमें फीचर्स है उन्हीं बुक्स की तरह, जिन बुक्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट नेशन से लाया है। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लाया है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड कनकरेंट लिस्ट। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट और कनकरेंट लिस्ट, इन तीन फीचर्स को इंडियन फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहां से लाया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, फ्रांस से क्या क्या लाया है? आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दिस वाज द टैगलाइन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ 1789 में फ्रांस में हुआ, तो उसकी जो टैगलाइन थी दैट वाज द पीपल, जो वहां के लोग थे वो उन्होंने स्लोगन दी थी। तो स्लोगन क्या थी उनकी? लिबर्टी, वो आज़ादी मांग रहे थे, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो वहां फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को अडॉप्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जिसको हम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन सा फीचर अडॉप्ट किया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर हम बात करेंगे इमरजेंसी की, जो कि तीन टाइप्स की इमरजेंसी है: नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो जब इमरजेंसी लागू होती है एक देश में अंडर आर्टिकल 52, जो कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, जिसको कहते हैं इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो उस टाइम जो इंसान के पास फंडामेंटल यानी कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया के पास फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, खत्म होते हैं। तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ एक फ्यूचर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया, बारो किया, दैट इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लागू होती है, व्हेन देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया, एट द टाइम ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड। सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं एक्सेप्ट टू, दैट इज आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। अब हम बात करने जा रहे हैं यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आज यूएसएसआर के बदले राइशिया है, क्योंकि यूएसएसआर जो मुल्क था ये 1991 तक था। तो 1991 में कोल्ड वॉर में यूएसएसआर को डिफीट किया गया बाय यूएसए ने यूएसएसआर को डिफीट किया, और यूएसएसआर ब्रेक डाउन हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ इनटू 15 स्टेट्स, और उन स्टेट्स में से एक स्टेट थी राइशिया, और राइशिया ने यूएसएसआर का जगह लिया। तो राशिया की जब बच्चा हम बात करते हैं, तो राशिया से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन सा फीचर अडॉप्ट किया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि पार्ट 4 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 51 ए। पार्ट 4 ए एंड आर्टिकल 51 ए में लिखे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ये घेरा फंडामेंटल ड्यूटीज है। जिस टाइम फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट आया, 42nd अमेंडमेंट 1976 बाय सॉवरेन सिंह कमेटी ने दिया। फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट सॉवरेन सिंह कमेटी ने दिया। तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट इंडिया में आया, और उस टाइम सिर्फ 8 फंडामेंटल ड्यूटी थे, फिर इसमें अमेंडमेंट किए गए। तो आज टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। और यूएसआर से लाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने और एक फीचर अडॉप्ट किया है वहां से, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस का कंसेप्ट। कौन कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये जो जस्टिस वर्ड है ये प्रियम्बल में भी लिखा गया है, और जो प्रियम्बल में जस्टिस लिखा गया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है। कहां से? यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि जिसको हम आज राइशिया कहते हैं। एंड दिस जस्टिस वाज द टैगलाइन ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू पीपल। और फ्यूचर, अब हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका की, पॉइंट नंबर 10 की। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन सा फीचर अडॉप्ट किया है? अमेंडमेंट प्रोसेस, यानी कि अमेंडमेंट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई किसी चीज को चेंज करना, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अमेंडमेंट। जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाएंगे तो उसको कहते हैं अमेंडमेंट। तो ये अमेंडमेंट का कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बारो किया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और एक चीज, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि अभी हमने डिस्कस किया था नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा प्लस इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। यानी कि अगर राज्यसभा की बात करेंगे, टोटल मेंबर्स राज्यसभा में है 250,
250 में से 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड है, और जो बाकी है 238 वो क्या है, उनको इलेक्शन होता है। तो कैसे उनको इलेक्शन होता है, कैसे उनको इलेक्ट किया जाता है, राज्यसभा के मेंबर्स को 238 मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है, वो मेथड भी कहां से लाया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड द लास्ट वन दैट इज द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है एक इंपॉर्टेंट फीचर को, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है पार्लियामेंट को अगर कोई लॉ बनाना है, पार्लियामेंट तो लॉ बनाता ही है, पार्लियामेंट जब भी लॉ बनाता है तो पूरे प्रोसेस के साथ बनाना है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का जो कंसेप्ट है, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने कहां से बारो किया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। आई होप you will get the benefit from this video, and this video will help you in every competitive exam. Thank you so much.